हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन एग्रीकल्चर। तो आज हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आज की क्लास का मोटिवेशन जो है वो देख लेते हैं क्या है। तो आज का जो मोटिवेशन है क्लास का वो है आज नहीं तो कभी नहीं। मतलब अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आज से ही स्टार्ट कर लो, क्योंकि बेटा जी फिर कल आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल किसी का नहीं होता। ठीक है, तो आज से ही स्टार्ट करना है अपनी पढ़ाई को। क्लियर? तो चलो अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करो और साथ में इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि हमारे आज के दो टॉपिक हैं, एक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ठीक, डाइवर्सिफिकेशन के क्या रीजन है, देन क्या बेनिफिट्स है और उसके क्या टाइप्स है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, उसके रीजन से शुरुआत करते हैं कि वो कौन से रीजन है या वो कौन से कारण है जिस वजह से हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन को अपनाया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी फटाफट से कि क्या है। पहला रीजन हमारा जो है डाइवर्सिफिकेशन का वो है देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडेंसी एक्सक्लूसिवली ऑन द फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। मतलब ज्यादातर जो रूरल फार्मर्स या रूरल पीपल्स होते हैं वो मोस्टली फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं, बट ज्यादा डिपेंड होना भी फार्मिंग पे वो क्या है उनके लिए खतरा है। क्यों रिस्क वाला क्यों है? क्योंकि अगर मान लो बाई चांस किसी सीजन में कि रेन पे मतलब मोस्टली डिपेंड रहते हैं, अगर मान लो बारिश नहीं आती तो उनकी फसल तो खराब हो जाएगी, तो इसका मतलब उनकी लिवलीहुड पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। तो इसी रीजन से, इस बड़े ग्रेटर रिस्क के कारण हमें डाइवर्सिफिकेशन की क्या पड़े जरूरत पड़ रही है रूरल एरियाज में। ठीक है, ताकि हम उसको इनकम को जनरेट करके उनको दे सके, ताकि ऐसी सिचुएशन में वे लोग क्या कर सके, अपनी लिवलीहुड चला सके। पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है? टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शंस टू द रूरल पीपल। और साथ में ये एक सस्टेनेबल, ठीक है, ऑप्शंस प्रोवाइड करता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन उन सभी फार्मर्स को, उन सभी स्मॉलर फार्मर्स को, ठीक, जिनके पास फार्मिंग पे डिपेंड होने के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शन है। अगर मान लो बाई चांस उनकी फार्मिंग या उनकी जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होती है, खराब हो जाती है, किसी वजह से कुछ हो जाए, ठीक है, तो वो अनदर कोई भी इंप्लॉयमेंट कर कोई भी अनदर काम करके अपनी लिवलीहुड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन लाने का। ओके, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है डाइवर्सिफिकेशन के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सबसे पहला बेनिफिट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये फार्मिंग के अलावा अनदर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, जैसे कि नॉन फार्मिंग सेक्टर के अंदर। दूसरा, टू एनेबल देम टू बी अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम। और साथ में ये हमारे रूरल पीपल्स को ठीक हायर इनकम अर्न करने में भी क्या करता है, मदद करता है। देन थर्ड, टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। मतलब हमारे जो रूरल पीपल्स है, आपको पता है वो बहुत ज्यादा गरीब है, पॉवर्टी में है, साथ में आप ये भी मान सकते हो उनको और भी समस्याएं होती हैं। तो उन सभी समस्याओं से डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं क्या करता है, उनको बाहर निकालता है। कैसे? आप खुद सोचो, जब अर्निंग हायर होगी, ठीक है, मतलब इनकम लेवल बढ़ेगा, तो इसलिए बात है गरीबी तो वैसे खत्म हो जाएगी। गरीबी होती क्या है? जब बंदे के पास इनकम लेवल कम हो या हो ना, जब इनकम लेवल ऊपर जाएगा तो सिंपल चीज है गरीबी भी कम हो जाएगी। तो यही रीजन है। ठीक, और ये तीन बड़े बेनिफिट है हमारे डाइवर्सिफिकेशन के इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब बात हम करते हैं टाइप्स कि हमारे डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले टाइप्स के बारे में बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहला टाइप है क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हुआ, देखो, अगर मैं बात करूं क्रॉप प्रोडक्शन की एक सिंपल सी भाषा में, तो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करा गया है कि पहले हम क्या करते थे, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न करते थे कि एक टाइम पर एक ही फसल हमें क्या करनी है, उगानी है। क्लियर? बट अब उस सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न से हम लोगों ने अपने आप को मान लो कन्वर्ट कर लिया है या चेंज कर लिया है मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में। क्लियर? अब हम एक टाइम पे एक फसल नहीं, अब हम एक टाइम पर एक से ज्यादा फसल उगाते हैं, मतलब दो या दो से तीन चार फसल भी उगा सकते
है मल्टी क्रॉपिंग के अंदर। जिससे बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर एक क्रॉप उगाओगे आप तो एक क्रॉप मान लो बाय चांस खराब हो जाती है किसी वजह से तो पूरा बर्बाद हो गया किसान तो। पर मल्टी क्रॉप में क्या होगा, 3 से 4 क्रॉप अगर उगाई जाएंगी तो अगर एक दो खराब हो भी जाती है तो कुछ तो रहेगी ना, थोड़ा बहुत तो इनकम लेवल बना रहेगा उसका। तो ये बड़ा फायदा मिलता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को छोड़कर मल्टी क्रॉपिंग में शिफ्ट करने का। ओके, तो चलो इसके भी बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में क्या रहा। पहला, अ शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले हमने क्या करा, क्रॉपिंग पैटर्न बदले, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, अपने आपको फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में गए, ठीक, या मान लो सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न से मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्या करा, अपने आपको शिफ्ट करा। ओके, देन सेकंड, टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशियस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। और साथ में हम सब्सटेंशियस फार्मिंग से कहां चले गए, कमर्शियल फार्मिंग में। पहले हम लोग क्या करते थे कि सब्सटेंशियस मतलब उतना ही उगाना पसंद करते थे अनाज, ठीक है, जितना हमारी फैमिली को नीड है, क्लियर। बट अब हमने कमर्शियल लेवल पे उगाना शुरू कर दिया। कैसे कि अब हम अपनी फैमिली के लिए तो कर ही रहे हैं, प्लस में हम उसको मार्केट में सेल करने के लिए भी कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा सरप्लस कमाया जा सके या अर्न किया जा सके, ताकि सरप्लस मतलब प्रॉफिट कमाया जा सके, क्लियर। क्योंकि अदर भी तो एक्सपेंसेस होता है ना, और भी तो एक्सपेंसेस है, तो उनके लिए तो पैसा चाहिए। तो इसी चीज के लिए हमने सोचा कि थोड़ा सरप्लस अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ दूसरा काम क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। तीसरा, टू प्रमोट मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम विच रेड्यूस डिपेंडेंस ऑफ द फार्मर्स ऑन द वन और टू क्रॉप। प्रमोट हुआ मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न ने क्या करा, जो हमारा फार्मर होता था वो डिपेंड रहता था किसी समय पे सिर्फ 1 या 2 क्रॉप्स पर अब ऐसा नहीं था। अब 1 या 2 क्रॉप्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी फार्मर्स को, क्योंकि वो मल्टी क्रॉपिंग में था। अब वो 2 से ज्यादा फसलों को कर सकता था, तो ये डिपेंडेंसी जो थी 1 और 2 क्रॉप्स पे वो कम हो गई इसकी वजह से। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टू इनकरेज द फार्मर्स टू टेक अप द कल्टीवेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। साथ में इसने डाइवर्सिफिकेशन ने फार्मर्स को इनकरेज करा है कि वो वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को क्या कर सके, सोइंग करे, बोए और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप करने का कोशिश करे। ओके, तो ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप्स पे डाइवर्सिफिकेशन में। सेकंड टाइप क्या है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज। मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या करती है, आपको अनदर एवेन्यूज देती है, ऐसी जगह देती है जहां पे आप क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल लिवलीहुड अपनी अर्न कर सकते हो, किसके अलावा, फार्मिंग के अलावा, ठीक है। मतलब ये नॉन सेक्टर्स आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो भी कौन से नॉन सेक्टर, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स। ओके, उसके बाद जिससे क्या हो सकता है, लेवल ऑफ इनकम को राइज किया जा सकता है। जैसे कि देखो नॉन फार्मिंग सेक्टर में आपको बता देता हूं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गई या फिर आपके हो गई डेयरी, ठीक है, इस तरीके से नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे क्या होता है, इनकम का लेवल बढ़ जाता है एक फार्मिंग के मुकाबले। ओके, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, नई नई एवेन्यूज प्रोवाइड करता है कौन, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज मतलब डाइवर्सिफिकेशन। ओके, देन हम बात करें नॉन फार्म एक्टिविटीज है सेवरल सेगमेंट। नॉन फार्म एक्टिविटी के क्या होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डेयरी वगैरह ये सब। भाई डायनेमिक सब सेक्टर है, हमेशा बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं है, क्लियर, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहेगा, क्लियर, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में वो। उसके बाद दो सेक्टर्स बीच हैव द पोटेंशियल, और इन सेक्टर्स का आपको भी पता है आज के टाइम पे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर है अच्छा, ठीक है। पर फार्मिंग का इतना फ्यूचर कहाँ है अब, क्योंकि आपने देखा ना ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से फार्मिंग पे मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग सेक्टर को छोड़कर अनदर सेक्टर्स में जा रहे हैं, क्लियर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फार्मिंग का इतना पोटेंशियल नहीं रहा अभी जितना पोटेंशियल इनका बनता जा रहा है। पर हम ये भी नहीं कह सकते कि फार्मिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बिना तो आपको पता चलता है रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो बाकी कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल कम है पर खत्म नहीं है। ओके, तो ये था हमारा डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको। चलो तो अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। One eternity later. तो चलो स्टूडेंट, अब ये लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इस क्लास का, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं कि ये क्या है।
हम सबसे पहले अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन द टेक्निक्स सच एज द क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। मतलब जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो सारी ही चीजें इसमें क्या करी जाती है, यूज की जाती है। इसलिए ही हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसमें मतलब किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर या कोई भी केमिकल चीजें यूज नहीं की जाती। क्लियर। देखो फर्टिलाइजर की जगह वो क्या यूज कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योर, मतलब जो गाय के काव डंग वगैरह होता है उससे जो बनता है ना, ठीक है, गोबर वगैरह जिसे हम कहते हैं, उससे जो बनता है हमारा खाद, उसका हम यूज करते हैं इसके अंदर। क्लियर। तो क्रॉप रोटेशन का यूज कर रहे हैं, मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल कर रहे हैं। क्लियर। मल्टी क्रॉप का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हम। कंपोस्ट वही खाद जो होता है हमारा, जो जंगल में मतलब कोई भी पेड़ पौधे रह जाते हैं और घास वगैरह, उससे जो बनता है वो चीज। उसके बाद बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, मतलब एक नेचुरली बनाए गए पेस्ट कंट्रोल होते हैं, उनका यूज किया जाता है इसमें। ओके, तो आप मीनिंग से ही समझ जाओ कि सारा का सारा इकोलॉजिकल है यार, इको फ्रेंडली एकदम मेथड है हमारा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो अब चलो हम बात करते हैं इसके अंदर होता है क्या। और ये क्या करता है, टू प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्थी फूड, एकदम सेफ और हेल्थी फूड होते हैं इसमें, क्योंकि जब ऑर्गेनिक तरीके से हो रहे हैं तो सिंपल चीजें एकदम हेल्थी होंगे। उसके बाद टू होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर एंड मेंटेन एंड इनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये सिस्टम क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर भी करता है, मेंटेन भी करता है, और साथ में इनहेंस, उसको बढ़ाता भी है। उसके बाद टू इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड, और ये हमारे ऑर्गेनिकली जो ग्रोन हो रहे हैं फूड, मतलब जो उगाए जा रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से, उनको क्या करता है, बढ़ाता है। फिर हम भाई देखें इसके बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिकल फार्मिंग है, एकदम इकोलॉजिकल है, एकदम आपको भी पता है, ठीक है, और ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को करके हम क्या करते हैं, उस फसल को एक्सपोर्ट करते हैं अनदर कंट्रीज में, जिससे क्या होती है, इनकम जनरेट होती है ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद प्रोवाइड्स हेल्थी एंड हेल्थी फूड, हेल्थी फूड्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक तरीके से ये भी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मशीनों से ज्यादा काम नहीं किया जा रहा, यहाँ पे लेबर की जरूरत है, ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। क्लियर। उसके बाद सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा है, ठीक है, इस वजह से। फिर हम बात करें चैलेंजेस इसके सामने, तो पहला चैलेंजेस ये है कि लेस पॉपुलर, मतलब ज्यादा फेमस नहीं है अभी। क्लियर। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, अभी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज्यादा मार्केट तैयार नहीं हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ज्यादा। उसके बाद लो यील्ड, ज्यादा फसल नहीं हो पाती एक टाइम पर। उसके बाद शॉर्टर फूड लाइफ, और इनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसका ना ज्यादा मतलब लाइफ ही नहीं होती फूड की, थोड़ा मतलब कम लाइफ होती है इसकी, कुछ टाइम तक के लिए क्या होते हैं, सही रहते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, और हम इसमें कुछ ही क्रॉप हैं जो क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, सारे क्रॉप्स हम नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग, और आज के दो ही टॉपिक्स थे हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 12 seconds later. तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना मत भूलना, और उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की अप टू डेट मिलती रहे। क्लियर। और बाकी तो है ही, गॉड्स प्लान माय प्लान।